जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक विषय पे बात कर रहा हूं और ये आर्थिक विषय मैं वैश्विक स्तर पे नहीं बात कर रहा हूं, भारत के स्तर पे नहीं कर रहा हूं, मैं आपके और अपने स्तर पे कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, जब आप निवेश करते हैं तो या तो सोने में निवेश करते हैं, या प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, या फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड में निवेश करते हैं, या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। ये 4-5 बड़े-बड़े तरीके हैं जिस पे आप निवेश करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने के अंदर सोने के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, चांदी के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। करीब करीब इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है सोने और चांदी के दाम पे कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमने सोना चांदी खरीद लिया होता तो आज हम कितने रईस होते। रियल एस्टेट के दाम भी बहुत तेजी से बढ़े, आर्टिफिशियली बढ़े या एक्चुअली बढ़े, वो एक अलग मुद्दा है। जब आप प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं तो आपको 1 करोड़ में मिलता है, जब बेचने जाते हैं तो वही आपको 50 लाख में मिलता है। और वो जानते हैं कि एक कॉकस टाइप का बन जाता है। रियल एस्टेट वाले मुझसे बुरा ना माने, मेरी बात का बुरा ना माने, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। ये होता क्या है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स बैठ गए, एक पर्टिकुलर इलाके को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑफिसेस खुल गए, कुर्सी लगा के बैठ गए, और जो उधर से कार वाला गुजरा वो उतर के पूछता है ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए कि भाई प्रॉपर्टी के दाम कैसे हैं। वो कहते हैं साहब 50,000 रुपए गज है। अच्छा, वो चला जाता है। फिर उसके बाद जो 1 महीने बाद आता है तो पूछता है कितने दाम है। वो कहते हैं 55,000 रुपए गज है। फिर इस तरह से जब लगता है कि भाई हर महीने मैं गाड़ी रोकता हूं, इन लोगों से पूछता हूं, ये तो हर महीने 5,000 रुपए दाम बढ़ा देते हैं, तो उसे लगता है कि दाम तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मैं भी पैसा कमा लूं। तो वो क्या करता है, वहां पे प्लॉट खरीद लेता है। और जब वो प्लॉट खरीद लेता है और उसके बाद 2-3 साल रहता है तो कहता है यार इतने दाम तो नहीं बढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी जगह तो है नहीं। वो बेचने के लिए उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है। तो प्रॉपर्टी डीलर उसे कहता है कि साहब अब तो दाम बहुत ज्यादा गिर गए हैं, जब आप खरीदा था आपने उस समय दाम बहुत तेजी से बढ़े थे, अब तो बहुत तेजी से गिर गए, अब तो आपको दाम मिलेंगे नहीं। तो जो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की खरीदी थी, 4 साल के बाद वो 50 लाख में ही बिकेगी। तो इस प्रकार से खैर शेयर मार्केट में भी होता है। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करके आपको अपने शेयर टिका देते हैं, और जब आप बेचने जाते हैं तो उस समय दाम गिर जाते हैं, क्योंकि उस समय वो खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये मानी बात है कि जिसको अपना घर चलाना है, आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करना है, तो वो मानी बात है कि लोगों को वो चीज रिकमेंड करता है जो उसका फायदा करे, बल्कि उसके जो बेनिफिशियरी हो। तो अब ये सवाल ये उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज की तारीख में, कि सोने में इन्वेस्ट किया जाए, चांदी में इन्वेस्ट किया जाए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, या शेयर्स में किया जाए, या फिक्स डिपॉजिट में किया जाए। अच्छा देखिए, इस चीज में मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, कोई भी निवेश आप करते हैं, तो उसमें आपको 3 चीजें देख लेनी चाहिए। पहला है रिटर्न, आप कितना रिटर्न चाहते हैं। दूसरा है रिस्क, आप उस रिटर्न के लिए कितनी रिस्क लेना चाहते हैं। और तीसरा है लिक्विडिटी, माने एक लिक्विडिटी, एक प्रॉपर्टी तो ऐसी होती है, एक एसेट तो ऐसा होता है कि जब चाहे उसको भुना लें, और एक एसेट होता है कि वो महंगा तो हो गया लेकिन कोई खरीदार नहीं। तो जब आप निवेश करते हैं तो आपको ये 3 चीजें अवश्य देख लेनी चाहिए कि रिटर्न क्या है, रिस्क क्या है, और लिक्विडिटी क्या है। अच्छा, हर आदमी का, जो भी आदमी निवेश करता है, उसका रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी प्रोफाइल अलग होता है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे से निवेश से संतुष्ट हो जाते हैं, छोटे से रिटर्न से संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं, उनको ज्यादा रिटर्न चाहिए, वो एग्रेसिव बायर्स होते हैं। अच्छा, ये भी एक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, एक्सेप्टेड सिद्धांत है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसे हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो सकता है और लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आप कम रिटर्न की अपेक्षा करेंगे तो आपको रिस्क भी कम होगा और रिटर्न भी कम होगा। फिर तीसरी बात, जो एसेट आप खरीद रहे हैं वो लिक्विड कितना है। भाई रियल एस्टेट में दाम तो बढ़ गए, नोशनली बढ़ गए, लेकिन जब आप उसको बेचने जा रहे हैं तो खरीदार नहीं मिल रहे हैं, तो लिक्विडिटी नहीं है। ये नहीं होगा कि आज आप बेचने चाहें तो कल आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से शेयर मार्केट के अंदर, भाई शेयर मार्केट के अंदर एक तो वो कंपनी है जो लार्ज कैप कंपनी है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। दूसरी वो हैं जो मिड कैप कंपनीज हैं, मिडिल क्लास कंपनीज हैं। और तीसरी वो हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज है, छोटी कंपनीज हैं। लिक्विडिटी जो है वो सबसे ज्यादा लार्ज कैप में होती है। मतलब आईटीसी का शेयर आपके पास हो, हिंदुस्तान लिवर का हो, आईसीआईसीआई बैंक का हो, रिलायंस इंडस्ट्री को, अगर आपके पास शेयर 1 लाख शेयर भी हो और आप इसको बेचना चाहें
तो आप इसको बेच सकते हैं, इसको भुना सकते हैं, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न कम है। जो लार्ज कैप होते हैं उनकी जो वोलेटिलिटी होती है, जो उनकी रिस्क है, जो उनका फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब 15% में फ्लक्चुएशन होता है, लॉस 15% हो सकता है, फायदा 15% हो सकता है, और लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आपका रिटर्न रिस्क प्रोफाइल ऐसा है कि आप कम रिटर्न में आपको संतुष्टि मिल जाती है, तो आप लार्ज कैप में जाइए। अगर आप और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और उसके लिए और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और लिक्विडिटी थोड़ी कम लेना चाहते हैं, तो मिड कैप पे जाइए। अगर आप स्मॉल कैप पे जाते हैं तो वहां पे आपका रिटर्न बहुत फिनोमिनल हो सकता है और लॉस भी फिनोमिनल हो सकता है। अच्छा, लिक्विडिटी भी कम होती है स्मॉल कैप में, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, शेयर्स जो मार्केट के अंदर है वो कम होते हैं, तो खरीदार और सेलर कम होते हैं, इसलिए उसके अंदर शेयर बिक तो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्मॉल कैप आपने ले लिया जिसमें मार्केट के अंदर बहुत शेयर्स नहीं, तो हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए। तो अपनी रिस्क रिटर्न लिक्विडिटी प्रोफाइल को देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है, आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, या शेयर्स खरीदें, या फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाएं, या रियल एस्टेट खरीदें। देखिए, फिक्स डिपॉजिट है या आरबीआई बॉन्ड है, जैसे आरबीआई बॉन्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, ये बिल्कुल सिक्योर्ड है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, तो इसमें पैसा डूबने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन रिटर्न आपको 5-5.5% का मिलेगा। तो अगर आप 5-5.5% के रिटर्न से खुश हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आरबीआई का बॉन्ड ले लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू बैंक्स का फिक्स डिपॉजिट लेंगे तो 7-7.5% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी आरबीआई बॉन्ड से रिस्क बढ़ जाएगी। अगर आप प्राइवेट कंपनियों का लेंगे, बहुत रेप्यूटेड कंपनी का लेंगे, तो 8-8.5% रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी का लेंगे तो 12% रिटर्न मिल सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हर आदमी को अपना निवेश जो है अपनी रिस्क रिटर्न लिक्विडिटी प्रोफाइल को देख के करना चाहिए, ये बात तो हो गई स्पष्ट। अब सवाल यह है कि क्या आपको गोल्ड खरीद लेना चाहिए। देखिए, ये जितने भी एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, सोना हो, चांदी हो, शेयर्स हो, ये कर्व में चलते हैं। इनका अगर आप इनको ड्रॉ करें, अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपको पता चलेगा कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, ऊपर गए फिर नीचे गए। कुछ चीजों में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, कुछ चीजों में फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। अच्छा, शेयर जो है आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से तो बहुत बुरी हालत हो गई है, लोगों के बिल्कुल पोर्टफोलियो खराब हो गए हैं, लोगों का भीषण नुकसान हो गया। वो अवसाद में है कि यार हमने अगर गोल्ड खरीद लिया होता तो कितना ज्यादा फायदा हो गया होता। लेकिन गोल्ड में भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अगर आप पिछले 50 का गोल्ड का रिटर्न देखेंगे, शेयर्स का रिटर्न देखेंगे, तो आप देखेंगे शेयर्स ने ज्यादा रिटर्न दिया है, गोल्ड ने कम रिटर्न दिया। तो ये वो फेज है जिसमें गोल्ड और सिल्वर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शेयर्स के दाम गिर रहे हैं। जब शेयर्स के दाम बढ़ेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के दाम गिरेंगे। तो आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो इस बात पे है कि आप ये जान सकें कि गोल्ड के दाम अब गिरने कब शुरू होंगे और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने कब शुरू होंगे। बल्कि जब अध्यापक था, टीचर था इस सब्जेक्ट का, तो मैं तो स्टूडेंट से कहता था कि भाई अगर आप केवल एक विधा को सीख लें कि किसके दाम कब बढ़ेंगे कब घटेंगे, तो आपको बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी में आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन ये विधा को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। कर सकते हैं आप। अब सवाल ये उठता है कि ये गोल्ड के प्राइसेस गिरने कब शुरू होंगे और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने कब शुरू होंगे। अब ये बड़ा बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ये पता चल जाए तो मैं भी पैसे कमा लूं, आप भी पैसे कमा ले, कोई नहीं निश्चिंतता से कह सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब गोल्ड के दाम सिल्वर के दाम बढ़ते हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी धीमी पड़ रही है। जब वर्ल्ड की इकोनॉमी धीमी पड़ती है, जब वर्ल्ड की इकोनॉमी धीमी पड़ती है, तो गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि लोग सेफर हेवेंस की तरफ जाते हैं, उन एसेट क्लासेस में जाते हैं जहां पे पैसा डूबे नहीं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ना हो। तो वो गोल्ड और सिल्वर खरीद लेते हैं, वो डॉलर खरीद लेते हैं। जब वो डॉलर खरीद लेते हैं तो डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाती है, डॉलर के दाम मजबूत हो जाते हैं, रुपया कमजोर हो जाता है। गोल्ड सिल्वर खरीदने लगते हैं तो गोल्ड सिल्वर के दाम बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये पैसा जो है शिफ्ट होता रहता है, इसको हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ मनी। एक एसेट क्लास से पैसा दूसरे एसेट क्लास में जाता है। जिस एसेट क्लास से पैसा जाता है उसके दाम गिरते हैं, और जिस एसेट क्लास में जाता है उसके दाम बढ़ते हैं। तो आज के तारीख में क्या हो रहा है कि लोग, क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, सिल्वर बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो लोग गोल्ड सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। एवरीबडी इज रशिंग टुवर्ड्स दैट। आज से 1 साल पहले स्थिति क्या थी कि एवरीबडी वाज गोइंग टू शेयर मार्केट।
अब लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वॉरेन बफेट का जो सिद्धांत है कि वेदर मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी, वेदर मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी। जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीड आ जाए तो आपको निकल जाना चाहिए, और मार्केट के अंदर जब बहुत ज्यादा पैनिक आ जाए तो आपको मार्केट के अंदर आ जाना चाहिए। ये बात सिल्वर और गोल्ड में भी लागू होती है, शेयर मार्केट में भी लागू होती है, क्योंकि शेयर मार्केट अगर बहुत ज्यादा पिट गया है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो उठे। और गोल्ड अगर बहुत ज्यादा यूफोरिया क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा लोगों ने गोल्ड सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो गिरे। जरूरी नहीं है, संभावना की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि पिछले 50 साल का अगर आप एनालिसिस करें कि ये जो कर्व होता है ये कहां तक जाता है, कहां तक बढ़ता है, कहां तक गिरता है, इसकी रेंज क्या है। तो मानी बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो उस लेवल पे कीजिए जहां पे उसका बॉटम हो, और वहां पे सेल कीजिए जहां उसका टॉप हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो शेयर्स हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड कैसे खरीदें, किस शेप में खरीदें। गोल्ड बार खरीदें, गोल्ड बिस्किट खरीदें, ज्वेलरी खरीदें। और ज्यादातर भारतीय महिलाएं जो हैं वो ज्वेलरी में विश्वास करती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब आप ज्वेलरी खरीदती हैं तो आप खरीद लेते हैं, उसके अंदर मेकिंग चार्जेस भी लग जाते हैं, जो डीलर है वो अपना पैसा भी थोड़ा बहुत कमाता है, कमाएगा ही। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट वो करके वो अपना पैसा निकाल लेता है। अच्छा, सिल्वर आप ज्वेलरी तो ले आए। अच्छा, हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर ये कहा जाता है कि सोना बेचना तो है, इसको बेचना नहीं चाहिए। अमानी बात है कि सोना 3 पुश्तें पहले आपके दादी बाबा ने खरीदा था, आपके पास है, आपने बेचा किसी ने, इसलिए कि वो बुरा माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी बेचने जाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें तो इतनी मिलावट है, इतने मेकिंग चार्जेस हैं, तो आपके दादा ने जो चीज 1 लाख की खरीदी थी, जिसकी कीमत आज 20 लाख होनी चाहिए, आपको 10 लाख मिलता है। ज्वेलरी के साथ ये समस्या है क्योंकि उसमें मानी बात है कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। अच्छा, इसके अलावा आप ई गोल्ड खरीद सकते हैं, ई सिल्वर खरीद सकते हैं, माने सिल्वर और गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद सकते हैं। आपने कहा कि मेरे को 10 ग्राम सोना जो है ट्रांजैक्शन में आपने ई गोल्ड में खरीद लिया, तो मानी बात है कि थोड़ा बहुत जो उसके चार्जेस हुए वो आपके जो एमसीएक्स है उसने लिए, और बाकी आपके गोल्ड आपके नाम आ गया। जैसे आपके शेयर्स आपके नाम डिमैट अकाउंट में आ जाते हैं, वैसे गोल्ड आपके अकाउंट में आ गया। जब आपने बेचा, छोटे मोटे चार्जेस लिए। इसका मतलब यह है मिलावट का या बाकी फिर ज्वेलरी वालों से और ज्वेलर से मैं माफी मांगता हूं अगर आपको मेरी वजह से नुकसान हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा केवल एक्सप्लेन करने का, चीजों को बताने का मकसद है, किसी की इंडस्ट्री को या किसी के धंधे को खराब करने का नहीं। अच्छा, इसके बाद म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सकते हैं गोल्ड और सिल्वर का। उसमें है कि वो केवल आपके नाम पे गोल्ड और सिल्वर नहीं करेंगे। गोल्ड जब उन्हें लगेगा कि बढ़ने वाला है तो खरीद लेंगे, जब गिरने वाला है तो बेच देंगे। जैसे शेयर्स के म्यूचुअल फंड्स में होता है, उसी प्रकार का गोल्ड और सिल्वर का भी म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो असली मुद्दा जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अपने रिस्क रिटर्न लिक्विडिटी प्रोफाइल को देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए निवेश कीजिए। अपने पोर्टफोलियो को इस प्रकार से डाइवर्सिफाई किए कि कौन सी चीज आपको सूट करती है। इस चीज पे ध्यान रखिए कि कौन सी चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसके गिरने की संभावना ज्यादा है, कौन सी चीज बहुत ज्यादा गिर गई है जिसके बढ़ने की संभावना है। और ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपने पैसे की देखभाल करना आपका कर्तव्य है। उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान और जो आवश्यक ज्ञान है वो अर्जित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी की बात पे आंख मूंद के विश्वास करना अनुचित है, वरना लोग आपको धोखा दे देते हैं अपने फायदे के लिए। इसलिए अगर आपको निवेश करना है तो एक तो आपका, अच्छा एक सिद्धांत और है जो पहले भी मैं बता देता हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो सिद्धांत है रूल ऑफ 100। रूल ऑफ 100 का मतलब है कि आपकी जो उम्र है, जैसे मेरी 72 साल की उम्र है तो मुझे 72% ऑफ माई एसेट शुड बी इन फिक्स डिपॉजिट एंड बॉन्ड्स। इसका माने है कि 72% मेरे टोटल पोर्टफोलियो का ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, रिटर्न कम हो, लेकिन रिस्क कम हो, जिससे मेरे को, जो बुढ़ापे में आपके पास इतना लंबा समय तो है नहीं कि आप जो है रिस्क ले सकें। और जो 22 साल का बच्चा है वो 22% फिक्स एसेट्स में लगाए, मतलब फिक्स्ड इनकम एसेट्स में लगाए, और बाकी 78% जो है शेयर्स में लगाए, बिकॉज ही कैन टेक मोर रिस्क। और लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शेयर मार्केट आशा है कि बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो अपनी उम्र का ध्यान रखिए, अपनी पर्सनैलिटी का अध्ययन कीजिए। बल्कि हमारे मैनेजमेंट का जो मुख्य सिद्धांत है, आप दूसरों की केवल शॉर्ट एनालिसिस मत कीजिए, अपनी भी शॉर्ट एनालिसिस कीजिए। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग है और हर आदमी की पर्सनैलिटी में हर चीज सूट नहीं करती। हर की रिस्क कैपेसिटी अलग है, पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग हैं। कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ लोग जल्दी नहीं घबराते हैं,
तो इसलिए निवेश करते समय आपका कर्तव्य है कि अपने पैसे का ध्यान रखें और उसे ग्रो कराएं। उसके लिए अगर आपको थोड़ी बहुत अध्ययन भी करना पड़े, खुद अध्ययन करना पड़े, दूसरे की राय पे बहुत ज्यादा न चले, मेरी भी राय पे बहुत ज्यादा न चले, अपना पढ़ें, अपना निर्णय लें और पैसे की रक्षा करें जिससे आपका बुढ़ापा अच्छा बीते। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।